दोस्तों एक कहानी है कोरिया की, जहाँ पर लोग अचानक से किसी वजह से मॉन्स्टर्स बन रहे हैं और अब कई सारे लोग एक बिल्डिंग में कैद हो चुके हैं। इस कहानी के सभी हीरोज अब एक साथ नीचे आ चुके थे, लेकिन युनसू को इन्फेक्टेड होने की वजह से एक बुढ़े अंकल के साथ एक रूम में बंद कर दिया गया था और फिर एक आदमी ने भी एक गुंडे से बचने के लिए खुद को उसी रूम में लॉक कर लिया। दूसरी तरफ दूसिक, जो दो बच्चों और एक आंटी के साथ एक रूम में छुपे हुए थे, लेकिन फिर दूसिक ने देखा कि वो आंटी भी अब एक मॉन्स्टर बन रही हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उन्योक उसी रूम में युनसू के पास आकर उसे बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम पहले ही इन्फेक्टेड हो, इससे तुम्हारे अंदर पावर्स आ चुकी हैं, इसीलिए अब तुम्हें हमारे लिए एक हथियार की तरह काम करना होगा। युनसू मान जाता है। फिर उन्योक उससे कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हारा ये हथियार बनाया है, यानी कि दूसिक, तुम्हें उन्हें नीचे लाना होगा ताकि वो यहाँ के दरवाजों को और मजबूत कर सकें, जिससे कोई भी मॉन्स्टर इन्हें तोड़कर अंदर ना आ पाए। युनसू उन्योक की ये बात भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसिक उन्हीं आंटी को मारने वाले थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। दूसिक बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं। नीचे वही आंटी जिनके सामने एक मॉन्स्टर ने उनकी बेटी को मार दिया था, वो उसी गुंडे से कहती हैं कि तुम तो पैसों के लिए काम करते हो, तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सारे तुम्हें दे दूंगी। लेकिन ये गुंडा उन्हें बाहर नहीं निकालता क्योंकि बाहर खतरा था। अब ये गुंडा ऊपर जाने लगता है। उन्योक युनसू को इस गुंडे के पीछे ऊपर जाने के लिए कहता है। युनसू गुंडे के पीछे ऊपर जाने लगता है। यहीं फायर फाइटर लड़की उन्योक को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम उस बच्चे को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे भेज सकते हो। इस पर उन्योक उसे समझाता है कि वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक रहा है और इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इसीलिए वो हमारे लिए एक हथियार की तरह काम कर सकता है। उन्योक उससे कहता है कि सभी लोग यही चाहते हैं, इसीलिए सबने युनसू को अपने साथ रखने का फैसला किया। यहाँ सभी लोग डरे हुए हैं और कोई भी कभी भी एक मॉन्स्टर बन सकता है। उन्योक फायर फाइटर से कहता है कि मैंने इस सब के होने से पहले ही इस सब के बारे में एक ब्लॉग में पढ़ा था और शायद वो आदमी जिसने वो ब्लॉग लिखा था वो इस सब के बारे में पहले से ही जानता था। उन्योक फायर फाइटर को वही ब्लॉग भी दिखाता है और फायर फाइटर देखती है कि इस ब्लॉग को तो उसके फियोंसे ने लिखा है और ये देखकर वो चौंक जाती है, लेकिन वो ये बात उन्योक को नहीं बताती। यहीं जीसू ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और वो जान चुकी थी कि सभी लोग यहाँ मॉन्स्टर बनने वाले हैं, इसीलिए जीसू यहाँ से दूसरी सेफ जगह जाने लगती है। तभी वही तलवारबाज टीचर उसे यहाँ से जाने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ युनसू और वो गुंडा ऊपर जा रहे थे। तभी युनसू सटिया जाता है। वो गुंडे से कहता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, चलो उसे मिलकर मारते हैं। वो एक फ्लोर का दरवाजा खोलता है, लेकिन वो गुंडा उसे रोक देता है। तभी एक मॉन्स्टर उस गुंडे को पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये देखकर युनसू के होश ठिकाने लग जाते हैं। वो गुंडे को बचाने अंदर जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी तेज होता है। वो स्पीड से युनसू पर हमला करता है। मॉन्स्टर युनसू को मारने वाला था, मगर तभी एक तीरंदाज लड़की एक बुढ़े अंकल के साथ आकर उसे बचा लेती है। फिर वो देखते हैं कि गुंडा अब भी जिंदा है, इसीलिए ये लोग उसे उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। वहीं वो आंटी अपनी बेटी को याद करके काफी रो रही होती हैं। दो लेडीज उन्हें देख रही थी। वहीं वो बुढ़े अंकल गिलसियोब और वो तीरंदाज लड़की युनसू और गुंडे को अपने रूम में ले आए थे। अब जब गुंडे को होश आता है तो लड़की उससे कहती है कि तुम अब भी जख्मी हो, इसलिए तुम्हें दवाई लगानी चाहिए, लेकिन वो गुंडा दवाई नहीं लगाता और यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी गिलसियोब और ये लड़की यूरी देखते हैं कि युनसू के जख्म खुद ही ठीक हो रहे हैं, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि युनसू इन्फेक्टेड है और वो भी मॉन्स्टर बन सकता है, इसीलिए गिलसियोब उससे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। युनसू जाने लगता है। तभी गिलसियोब हंसते हैं और कहते हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? गिलसियोब उसे बताते हैं कि मैं किसी के साथ भी जानबूझकर ऐसा नहीं करूंगा और मुझे मरने से डर नहीं लगता। फिर वो युनसू से कहते हैं कि तुम दूसिक और दो बच्चों को बचाने जा रहे हो ना, तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। युनसू मान जाता है। वहीं नीचे उन्हीं बुढ़े अंकल की वाइफ उनके पास चाकू लेकर उन्हें मारने जाती हैं, क्योंकि बुढ़े अंकल ने 30 सालों तक उन्हें काफी परेशान किया था और वो उन्हें काफी मारते भी थे। इसलिए अब वो बुढ़े अंकल से कहती हैं कि अगर तू मॉन्स्टर बनकर मर गया तो मुझे तुझे मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं तुझे इसी हालत में मारना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़े अंकल को कुछ भी समझ नहीं आता, वो आराम से सोते रहते हैं। यहाँ उनकी वाइफ अब ये काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और यहाँ से जाने लगती हैं। तभी वही आदमी उनसे पूछता है कि क्या वो गुंडा अब भी बाहर खड़ा है, लेकिन ये उसे बताती हैं कि वो किसी काम से ऊपर गया है। ये जानकर ये आदमी बौखला जाता है, मानो उसकी कोई खास चीज वो गुंडा चुराने गया हो। अब ये तुरंत ही अपना दिमाग चलाता है और अपने चाकू मारकर सबसे कहता है कि देखो मेरा जख्म ठीक नहीं हो रहा, यानी कि मैं कोई भी मॉन्स्टर नहीं बनूंगा। ये देखकर सभी लोग उसे बाहर निकाल देते हैं और ये घबराया हुआ यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसी तलवारबाज टीचर को इस पर शक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडा इसी आदमी के रूम में था। वो यहाँ कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिलती। तभी वो एक रूम को खोलता है और देखता है कि यहाँ पर कई सारी फोटोज लगी हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी दरअसल एक चाइल्ड किडनैपर है, जो कि बच्चों को किडनैप करता था और उनके साथ गलत काम करता था, और इसी वजह से अब ये गुंडा उसे मारना चाहता है। अब यहीं युनसू, गिलसियोब और वो तीरंदाज लड़की तीनों ही दूसिक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन युनसू देखता है कि वो आंटी यहाँ नहीं दिख रही, इसलिए युनसू दूसिक से उनके बारे में पूछता है। फिर दूसिक युनसू और बाकी सबको दिखाते हैं कि बाथरूम में वो आंटी भी अब एक मॉन्स्टर बनने लगी हैं, लेकिन हकीकत में समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई बच्चा है और ये देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं वो गुंडा दोबारा से नीचे पहुंच चुका था और अब वो किसी भी हाल में उस आदमी को मारना चाहता था।
तभी वही टीचर उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। उसका फोन नीचे गिर जाता है और ये टीचर उसका फोन उठाता है। वहीं वो आदमी एक हथौड़ा लेकर आता है और इस गुंडे पर हमला कर देता है, लेकिन ये गुंडा उसे रोकता है और उसे मारने लगता है। गुंडा उसे उसी के हथौड़े से मारता है, जो देखकर सभी लोग उससे डर रहे थे। ये गुंडा उस आदमी को हथौड़े से मार मार कर खत्म कर देता है और उसकी बॉडी को इस बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। फिर गुंडा उन्हीं आंटी की बेटी की बॉडी और उसे बचाने गए सोल्जर्स दोनों की बॉडी को अंदर ले आता है और खुद बाहर जाकर शटर को बंद करने लगता है। इस गुंडे सेंगवुक ने भी अब इस बिल्डिंग से बाहर रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका था। लेकिन अब तभी वही टीचर आकर उसे रोक देता है और अंदर ले आता है। तभी वही गुंडा बेहोश हो जाता है। फिर वो आंटी अपनी बेटी की बॉडी के पास आकर उसे गले लगाती हैं और खूब रोने लगती हैं। अब थोड़ी देर बाद युनसू और बाकी सब भी नीचे आ जाते हैं। युनसू उसी रूम में जाकर लॉक हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। अब यहीं ये दोनों भाई बहन अपने डैड को याद कर रहे थे, क्योंकि इनके डैड भी मॉन्स्टर की वजह से मर चुके थे। अब तभी वही आंटी इनके पास आती हैं और वो छोटे लड़के के आंसुओं को पोंछती हैं। फिर ये तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इसके बाद ये सभी लोग इनकी बेटी और उसी सोल्जर को यहीं दफना देते हैं। फायर फाइटर उन आंटी से कहती है कि आपको अपना ख्याल रखना होगा। इस पर आंटी कहती हैं कि मैं एक माँ हूँ और मैं पहले ही एक वॉरियर हूँ। ये सुनकर फायर फाइटर को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ दूसिक बाहर जाने के सभी दरवाजों को मजबूत करने में लग जाते हैं। युनसू इन सब के लिए एक हथियार की तरह काम करता है। यहीं तीरंदाज लड़की गुंडे की मरहम पट्टी कर रही थी। तभी वो अपने पास्ट की वजह से इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में यूरी का गला पकड़ लेता है। गुंडा उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। ये सुनकर यूरी यहाँ से बाहर चली जाती है। यूरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी वो इनहेलर की मदद लेती है और हमें पता चलता है कि यूरी को अस्थमा है। अब यूरी गिलसियोब के पास जाती है, जो कि अपनी फरारी को देख रहे थे कि कहीं कोई उसे चुरा कर न ले जाए। तभी यूरी उनसे कहती है कि आपकी खास फरारी को कोई भी नहीं चुराना चाहेगा। लेकिन गिलसियोब असल में यूरी के इनहेलर के लिए ही उसे देख रहे थे, क्योंकि यूरी का इनहेलर जल्द ही खत्म होने वाला है। अब दूसरी तरफ वही गुंडा बाहर आता है। हालांकि सभी लोग सच्चाई जान चुके थे कि उस गुंडे ने उस आदमी को क्यों मारा, लेकिन फिर भी सब उससे डर रहे थे। तभी वही आंटी उसके पास आकर उसे थैंक्स कहती हैं। फिर ये गुंडा उसी लड़की की चीजों को दफना देता है जिसको उस आदमी ने किडनैप किया था। इसके बाद वही टीचर इस गुंडे के पास आकर इससे बातें करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन में तुम्हारे मैसेज पढ़ लिए थे, जिससे मैं सब जान गया। अब वहीं दूसरी तरफ हम जीसू को देखते हैं, जिसकी नाक से खून बहने लगता है और वो भी मॉन्स्टर बनने वाली थी। वो इन सब की तरफ बढ़ती है, लेकिन सभी लोग हिम्मत दिखाकर उसे एक जाल में फंसा देते हैं। उन्हीं खड़ी होकर ताली बजाती है और कहती है लगे रहो, बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर कोई इनमें से मॉन्स्टर बन जाए तो ये किस तरह उस मॉन्स्टर को रोकेंगे। अब यहीं वो फायर फाइटर लड़की एक कुल्हाड़ी लेती है और फिर से इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाती है ताकि वो अपना फोन वापस ला सके। इसी दौरान हम फायर फाइटर लड़की और इसके फियोंसे के एक पास्ट के सीन को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये क्यों का फियोंसे उसे हमेशा से ही कुछ छुपाता था और अब ये क्यों अपने फियोंसे की सच्चाई जानना चाहती थी। इसीलिए अब वो अपना फोन बाहर लेकर आती है और गिलसियोब की सस्ती फरारी को लेकर यहाँ से अपने फियोंसे के पास जाने लगती है। यहीं वो टीचर उस गुंडे के पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर उसे समझाता है कि तुम भी हम सब में से एक हो। इसके बाद ये टीचर इस गुंडे को इस ड्रिंक की जगह का इंचार्ज बना देता है। वहीं वो आंटी अब उन दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उन्हें पढ़ना सिखाती हैं। यहाँ उन युवक ने सबके लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं ताकि वो सब यहाँ लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएं। और ये सभी लोग रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और रोज इनका टेम्परेचर चेक होता है। यहाँ युनसू बाकी सबके कहने पर अपनी जान खतरे में डालकर उनके रूम से चीजें लाता है और फिर वापस उसी रूम में कैद हो जाता है। ये देखकर दूसरे को काफी बुरा लगता है। वो उन्युक के पास जाकर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्युक कहता है कि वो एक मॉन्स्टर बन सकता है, इसीलिए हमें उसके साथ यही करना होगा। यहाँ कुछ लोग मजे से जी रहे थे, उन्हें जो भी चाहिए था वो लोग उस चीज को एक लिस्ट में लिख देते हैं और युनसू को देते हैं और फिर युनसू अपनी जान को जोखिम में डालकर उन चीजों को लेने ऊपर जाता है। तभी वही स्पीड वाला मॉन्स्टर यहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। युनसू बेहोश हो जाता है। यहाँ नीचे वो सभी लोग आराम से ड्रिंक पी रहे थे। तभी एक लड़की सीटी बजाकर सबको बुलाती है और दिखाती है कि जो बुड्ढा सबके बीच में बोलता था वो मॉन्स्टर बन रहा है। ये देखकर उन बुड्ढे अंकल की वाइफ हथियार लेकर आती हैं और उन्हें मार मार कर खत्म कर देती हैं, लेकिन उन्हें ये करते हुए काफी दुख हो रहा था। यहीं युनसू भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आ गया होता है। अब जब वो बुड्ढे अंकल के पास से गुजरता है तो उसके अंदर की बुराई उससे कहती है कि जब तू भी मॉन्स्टर बनने लगेगा तो तेरा भी यही हाल होगा। लेकिन युनसू अपने आप को कंट्रोल करता है और यहाँ से वापस जाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम इन्हीं आंटी को देखते हैं जिन्होंने अंकल को मारकर 30 सालों की कसर निकाल ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें दुख हो रहा होता है। अब इसके बाद हम उसी फायर फाइटर लड़की को देखते हैं। वो अपने फियोंसे के ऑफिस पहुंच चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि आज से 1 महीने पहले इस बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें इस लड़की के फियोंसे की डेथ हो गई थी, मगर उसकी बॉडी नहीं मिली थी। अब फायर फाइटर लड़की अपने फियोंसे के ऑफिस में जाकर उसके आईपैड को लेकर उसे अनलॉक करती है और उसी ब्लॉग को पढ़ती है जो उसके फियोंसे ने लिखा था। ये क्यों को पता चलता है कि उसका फियोंसे भी इन्फेक्टेड था, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। वो जानता था कि अगर वो 15 दिनों तक इसे कंट्रोल कर ले तो वो मॉन्स्टर नहीं बनेगा
और फायर फाइटर के फियोंसे ने इसमें लिखा होता है कि हम ऐसे इन्फेक्टेड लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं जो 15 दिनों से ज्यादा इसे सह सके हैं। हम उन पर रिसर्च करके ये पता लगा सकते हैं कि मॉन्स्टर बनने से किस तरह बचना है। अब फायर फाइटर इस सब को पढ़ रही थी, तभी आर्मी ऑफिसर यहाँ आकर उसे गन पॉइंट पर लेती हैं और उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाती हैं। दूसरी तरफ जहाँ युनसु था, उस पूरी बिल्डिंग की बिजली अब चली जाती है। यहाँ सभी लोगों का सब्र अब टूट रहा था। लोग सोच रहे थे कि वो यहाँ मर जाएंगे। सब उदास होकर बैठे थे। तभी उन्हें उनसे कहती है कि तुम सब डरपोक हो, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उन्हें ये कहकर यहाँ से युनसु के पास चली जाती है। यही जीसू उनियोक के पास जाती है और उससे कहती है कि अब क्या होगा। उनियोक उससे कहता है कि हम बिजली के बगैर तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अब पानी भी खत्म होने वाला है और तब मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए ये दोनों युनसु के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाकर चेक करो। फिर युनसु इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाता है, लेकिन यहाँ वही स्पाइडर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिलिट्री ऑफिसर अब फायर फाइटर को पकड़कर उससे पूछताछ करती है, लेकिन फायर फाइटर अब सब जान चुकी थी कि उसका फियोंसे अब भी जिंदा है। फायर फाइटर उस लेडी से कहती है कि मुझे बताओ मेरा फियोंसे कहाँ है, लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर फायर फाइटर को कुछ भी नहीं बताती। तभी फायर फाइटर उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग ऐसे इंसानों को ढूंढ रहे हो जो इन्फेक्टेड हो और उन्होंने खुद को 15 दिनों से ज्यादा मॉन्स्टर बनने से रोक रखा हो। फायर फाइटर कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ। वहीं दूसरी तरफ उनियोक और बाकी सब देखते हैं कि युनसु फंस चुका है और एक ग्रीन चीज उसे आकर ढक लेती है। अब उनियोक, जीसू और वही गुंडा और तलवारबाज उसे बचाने जाते हैं। यहाँ नीचे इन्हें वही मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन वो सो रहा था, इसीलिए ये सब चुपचाप युनसु के पास जाते हैं और वो ग्रीन चीज युनसु के ऊपर से हट जाती है। ये लोग युनसु को छुड़ा लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वही स्पीड वाला मॉन्स्टर यहाँ जाग जाता है और इन पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर मॉन्स्टर ऊपर पहुंच चुका था और वो ऊपर लोगों पर हमला कर देता है। दूसरी छोटी सी बच्ची को बचाते हैं और अपने तीर से स्पाइडर पर हमला करते हैं। नीचे उनियोक भी तीर को स्पीड वाले मॉन्स्टर की आंख में मार देता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर उनियोक गाड़ी की आवाजों से उसका ध्यान भटकाता है, लेकिन इसी दौरान वो मॉन्स्टर युनसु, जीसू और उस गुंडे को देख लेता है। वो इनकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी उनियोक गाड़ी से उसे उड़ा देता है। फिर ये सब गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ कई सारे और भी मॉन्स्टर थे जो कि इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सब उन्हें मारते हैं। तभी यहाँ गिलसियोब अपनी फायर गन लेकर आते हैं और सारे मॉन्स्टर में आग लगाकर उन्हें जला देते हैं। फिर ये सब ऊपर जाते हैं। ऊपर स्पाइडर मॉन्स्टर ने दूसरी को पकड़ लिया था। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर उनके पैर पर हमला कर देती है। इसी दौरान सारी लेडीज आकर जाल में फंसे मॉन्स्टर को खींचती हैं। तभी बाकी सब भी ऊपर आ जाते हैं। वो लोग दूसरी को उठाकर यहाँ से दूर ले जाते हैं। युनसु स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट करता है और अपने हथियार से उसे बिजली के झटके देता है। युनसु अपनी जान को खतरे में डालकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद युनसु उसी रूम में कैद होने जाने लगता है। ये देखकर सबको काफी बुरा लगता है। सबको एहसास होता है कि युनसु हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और हमने उसे मॉन्स्टर की तरह कैद कर रखा है। इसीलिए अब उनियोक युनसु को सबके साथ रहने के लिए कहता है। मगर कुछ लोग अब भी युनसु और उस गुंडे के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो दोनों खुद को काफी अकेला महसूस करते हैं। मगर गिलसियोब उन दोनों के पास जाते हैं और उनके साथ खाना खाते हुए बातें करते हैं। फिर यही रात में एक आदमी छुपके से नहाने पहुंच जाता है, मगर तभी वाटर टैप से गंदा पानी बाहर आने लगता है। इसके बाद उनियोक को पता चलता है कि पानी भी खराब हो चुका है। इसीलिए उनियोक दूसिक के पास जाकर उन्हें कार के पास लाता है और कहता है कि आप इसे मजबूत बना दीजिए और इसमें कुछ हथियार भी लगा दीजिए, जिससे हम लोग उस मॉन्स्टर से बचकर यहाँ से निकल पाए। उनियोक कहता है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। अब इनकी बातों को एक आदमी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ फायर फाइटर अब भी मिलिट्री ऑफिसर्स की कैद में थी। अब वही ऑफिसर फायर फाइटर के पास आती है और उससे कहती है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने अपने आप को 15 दिनों से ज्यादा समय तक मॉन्स्टर बनने से रोक लिया है, और तुमने कहा कि तुम एक ऐसे इंसान को जानती हो। इसीलिए अब ये ऑफिसर फायर फाइटर को एक डिवाइस देकर उसे यहाँ लाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने उनियोक की बातें सुन ली थी, उसे लगता है कि सब लोग छुपकर यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए वो शोर मचाने लगता है और कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाना है। तभी वो गुंडा उसे दरवाजे के पास फेंकता है और कहता है जा चले जा, लेकिन वो आदमी यहाँ रोने लगता है। तभी सब लोग यहाँ आ जाते हैं। गिलसियोब उस आदमी को समझाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं मरेगा। फिर उनियोक सबको बता देता है कि हमारे पास खाना और पानी बहुत कम बचा है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलकर खाना पानी लाना होगा और सबसे बहादुर लोग ही बाहर जाएंगे। अब सारी सच्चाई जानकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। यहाँ जीसू को एक गिटार मिलता है और जीसू वो गिटार बजाने लगती है। युनसु को उसका म्यूजिक काफी पसंद आता है और युनसु को वो म्यूजिक सुनकर अपने घर की याद आने लगती है। अब अगले दिन जीसू बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे चोट लगी थी। ये देखकर उनियोक उसे उनियोक के पास ले जाती है। उनियोक ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, जिसकी मदद से उनियोक समझ जाता है कि हमें जीसू की सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब ये जानकर वही तलवारबाज टीचर कि अगर तुम उसकी सर्जरी कर सकते हो तो उसकी सर्जरी कर दो, लेकिन उनियोक के पास कुछ दवाइयां नहीं थी, इसलिए वो टीचर कहता है कि मैं बाहर जाकर वो दवाइयां लाता हूँ। लेकिन वो गुंडा कहता है कि तुम्हारे एक हाथ में पहले ही चोट लगी है, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर युनसु, ये गुंडा, गिलसियोब और यूरी बाहर जाकर दवाइयां लाने का फैसला करते हैं। यही उनियोक जीसू के ऑपरेशन की तैयारी करने लगता है। वो टीचर जीसू से बात करता है और उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। यही ये सब लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं। इसी दौरान युनसु कहता है कि आज वही दिन है जब मैंने मरने का डिसाइड किया था। फिर हमें पता चलता है कि युनसु हमेशा से ही इतना शांत और अकेला नहीं था,
बल्कि उसके कई सारे दोस्त थे। लेकिन फिर स्कूल में एक नया लड़का आया जिसके डैड की कंपनी में युनसू के डैड काम करते थे, और वो लड़का बाकी सभी लड़कों के साथ मिलकर युनसू को काफी मारने लगा। उसने पूरी क्लास को धमकी दी कि जो भी युनसू से बोलेगा तो मैं उसे भी मार दूंगा, जिस वजह से युनसू से अब कोई भी बात नहीं करता था। फिर एक दिन वो लड़का युनसू को मारते मारते उसकी फैमिली के बारे में बुरा भला बोलने लगा। तब युनसू ने फाइट बैक की, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब युनसू के मॉम डैड स्कूल आए तो उन्होंने युनसू को ही डांटा, जिस वजह से युनसू को अपने मॉम डैड से नफरत होने लगी। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को कहते सुना कि उसका कोई भी भाई नहीं है और युनसू उसका भाई है, ये किसी ने अफवाह फैलाई है। ये सुनकर युनसू को काफी बुरा लगता है और उसे अपनी बहन से भी नफरत हो जाती है। हालांकि जब से उसके मॉम डैड स्कूल आए थे तो उसके बाद से ही उस लड़के ने युनसू को मारना छोड़ दिया था। लेकिन अब युनसू की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में उसके साथ अब कोई भी नहीं था। फिर एक रात युनसू देखता है कि वही लड़का अब एक नए लड़के को पैसे देने के बदले में रोड पर कूदने के लिए कह रहा है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। युनसू उस लड़के को ही रोड पर फेंक देता है, लेकिन ये करने की वजह से वो लड़का युनसू के डैड को अपने डैड की कंपनी में से निकलवा देता है। और तो और वो लड़का जिसे ये परेशान कर रहा था वो अपनी मॉम की मौत का इल्जाम युनसू पर लगाता है और कहता है कि अगर तुम उस दिन बीच में नहीं आए होते तो वो मुझे मेरी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे दे देता और मेरी मॉम जिंदा होती, इसलिए मेरी मॉम तुम्हारी वजह से मरी है। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद और अपने पूरे परिवार को एक एक्सीडेंट में खोने की वजह से युनसू ने मरने के बारे में सोचा था, लेकिन आज युनसू इन सभी लोगों के साथ जीना चाहता है। अब ये सब बिल्डिंग से बाहर दवाइयां लेने जाते हैं, मगर तभी वही मोटा मॉन्स्टर इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और इनकी गाड़ी पलट जाती है। युनसू बाहर आकर मोटे मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। वो युनसू को मारने बढ़ता है, तभी गिलस्योब उस पर हमला करते हैं और युनसू को बचा लेते हैं, मगर तभी उनकी नाक से भी खून बहने लगता है और लगता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसलिए वो युनसू को बचाकर मोटे मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर उन्हें मारने ही वाला था, मगर तभी एक ट्रक आकर मोटे को दीवार में घुसा देता है और इस ट्रक के अंदर वही फायर फाइटर बैठी होती है। वो ट्रक को पीछे करती है, मोटा उसके पीछे भागता है। तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे यहाँ आग लग जाती है और मोटा मॉन्स्टर आग से जलने लगता है। तभी फायर फाइटर उसे ट्रक से ठोकती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, मगर फायर फाइटर मॉन्स्टर को ट्रक की मदद से नीचे गिरा देती है, जिससे मॉन्स्टर के अंदर एक नुकीली चीज घुस जाती है और वो जख्मी हो जाता है। तभी फायर फाइटर मॉन्स्टर के ऊपर एक जलती हुई चीज गिराती है, जिससे फाइनली इस मोटे मॉन्स्टर का खेल खत्म हो जाता है। इधर वो गुंडा यूरी को बचा लेता है, वहीं अंदर उनयुग जीसू का ऑपरेशन कर देता है, लेकिन उसे अभी होश आया नहीं होता। इसके थोड़ी देर बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। फिर उनयुग फायर फाइटर के पास जाता है, लेकिन ये क्यों उससे पूछती है कि युनसू अब कैसा है, क्योंकि ये क्यों युनसू को पकड़वाने के लिए ही यहाँ वापस आई है। लेकिन उनयुग उससे कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ बाहर के हालात कैसे हैं और तुम वापस कैसे आई, लेकिन ये क्यों उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ यूरी को अब होश आ जाता है, इसलिए अब वो गुंडा उसी तलवारबाज टीचर के पास आता है। ये दोनों यहाँ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ फायर फाइटर युनसू के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हारा पहला सिम्टम कब आया था, क्योंकि अगर युनसू अपने आप को 15 दिनों से ज्यादा रोक लेता है तो युनसू खास लोगों में शामिल हो जाएगा। फायर फाइटर उससे कहती है कि मैंने सुना है इन्फेक्टेड होने के बाद तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर तुमसे बातें करता है। वो कहती है कि मुझे बताओ तुम अब भी ठीक कैसे हो। इस पर युनसू बताता है कि मेरे अंदर का मॉन्स्टर मुझे बार बार बुराई की तरफ बुलाता है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। युनसू कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक रहा हूँ। युनसू कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। इस पर फायर फाइटर बताती है कि सरकार ऐसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है जिन्होंने अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक लिया है, लेकिन अब तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया है। अब यही फायर फाइटर अपने साथ पानी का टैंक भी लाई होती है और इनके पास अब खूब पानी आ जाता है, इसलिए इनके साथ रहने वाले अब दूसरे सभी लोग नहाते हैं और मजे से इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। तभी उन्हीं बुड्ढे अंकल की वाइफ इनके पास आती हैं और इन सबको बताती हैं कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर भेज दो। लेकिन सभी लोग इनके साथ होते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें बाहर नहीं भेजेंगे, बाहर खतरा है। फिर ये सब फैसला करते हैं कि हम इन्हें भी एक रूम में लॉक कर देंगे, शायद ये भी युनसू की तरह खुद को कंट्रोल कर लें। इसीलिए अब ये सब इन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लेते हैं। फिर ये आंटी उसी फायर फाइटर लड़की से मिलती हैं और उसे कहती हैं कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद वो रूम में लॉक होने जाने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले वो युनसू से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि अब पता चल रहा है कि हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। अब इसके बाद वो रूम में लॉक हो जाती हैं। फिर हम रात में उसी फायर फाइटर लड़की को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि उस मिलिट्री ऑफिसर ने फायर फाइटर को जो डिवाइस दिया था उसमें एक बटन लगा है जिसे दबाने पर मिलिट्री ऑफिसर्स को इनके लोकेशन पता चल जाएगी और मिलिट्री ऑफिसर्स इनके पास पहुंच जाएंगे। उस मिलिट्री ऑफिसर ने फायर फाइटर से कहा था कि तुम्हारा फियोंसे अब भी जिंदा है और उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है, अगर तुम्हें यह जानना है तो हमें युनसू तक पहुंचा दो। और अपने फियोंसे के बारे में जानने के लिए ही फायर फाइटर यहाँ युनसू को पकड़वाने आई है, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल दिया है। अब वो किसी भी हाल में उस डिवाइस में लगे बटन को नहीं दबाएगी। अब फायर फाइटर आराम से यहाँ बात ले रही थी, मगर तभी एक आदमी बंदूक लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फायर फाइटर उसे मारकर उसकी बंदूक को छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ गिलस्योब सबको इकट्ठा करके अपने वॉर के दिनों की कहानी सुना रहे थे। गिलस्योब सबको बताते हैं कि कई सारे ऑफिसर्स एक बिल्डिंग में छुपने गए थे, लेकिन फिर जब उन्हें देखा गया तो उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था और असल में वो बिल्डिंग यही बिल्डिंग थी
अब ये जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वही आदमी यहाँ आकर यहाँ रखा खाना खाने लगता है। फायर फाइटर भी उसके पीछे यहाँ आती है और कहती है कि लगता है ये कोई मिलिट्री से भागा हुआ आदमी है। अब ये आदमी काफी घबराया हुआ था। वो सबसे कहता है कि भाग जाओ, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद ये सोल्जर यहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ युनसू अकेला बैठा था। तभी उन्यू उसके पास आती है। वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्यू युनसू को पसंद करने लगी है। वो युनसू को इनडायरेक्टली ये बताती है, लेकिन युनसू ये बात नहीं समझ पाता। तभी उन्यू का बड़ा भाई उन्यू आता है और अपनी बहन से कहता है कि बधाई हो, तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव मिल चुका है। लेकिन ये सुनकर उन्यू को गुस्सा आता है। वो युनसू से कहती है कि मेरा भाई भी ये सब समझ गया, लेकिन तू तो मेरे भाई से भी डफर निकला। युनसू यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जीसू को होश आ जाता है और ये देखकर उस तलवारबाज टीचर को काफी खुशी होती है। जीसू उसे थैंक्स कहती है क्योंकि शुरू से अब तक उस टीचर ने जीसू का काफी ख्याल रखा है। अब यहीं एक आदमी भागता हुआ उन्योग के पास आता है और कहता है कि चश्मिश जल्दी आ, देखो सोल्जर को होश आ गया। यह सुनकर उन्योग तुरंत उसके पास जाता है। यहाँ फायर फाइटर उसे मारकर पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। अब तभी उसके पास रखे वॉकी टॉकी में से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिससे यह आदमी डरने लगता है। यह आदमी वॉकी टॉकी को दूर फेंक देता है। उन दूसरे आदमियों के पास गन भी होती हैं और गोलियों की आवाज वॉकी टॉकी में से आ रही होती हैं। ये सुनकर फायर फाइटर तुरंत ही उस वॉकी टॉकी को तोड़ देती है। फिर ये सब समझ जाते हैं कि खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए युनसू और वो गुंडा मिलकर छत पर जाते हैं और वहां लगे एसओएस के साइन को हटा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब ये नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड अब भी जिंदा है और वो मॉन्स्टर बनकर घूम रहा है। सिक्योरिटी गार्ड अब लिफ्ट से नीचे जाने लगता है। ये देखकर युनसू और वो गुंडा नीचे भागते हैं। तभी एक और मॉन्स्टर आकर गुंडे को पकड़ लेता है, लेकिन वो गुंडा युनसू से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, नीचे जाकर बाकियों को बचाओ। ये सुनकर युनसू नीचे की तरफ भागता है। नीचे फायर फाइटर बुड्ढे अंकल की वाइफ के पास बैठी थी। तभी उन्हें भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। अब तभी बाहर कोई खतरे की घंटी बजाता है। फायर फाइटर ये सुनकर बाहर जाती है। उधर युनसू जल्दबाजी में सबको बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूद जाता है, लेकिन इससे उसका पैर टूट जाता है और वो अब नहीं चल पाता। वहीं बाहर वही लेडी लिफ्ट के बाहर खड़ी थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड नीचे आ जाता है और वो उन आंटी पर मशीन से हमला कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड के पास घास काटने की मशीन थी, जिससे वो आंटी को मारने वाला था, मगर तभी तलवारबाज उन्हें आकर बचा लेता है। तलवारबाज सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करके उसे रोकता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उस मशीन की मदद से तलवारबाज का एक हाथ काट देता है। तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं। सबको ये देखकर काफी दुख होता है। इधर तलवारबाज दोबारा से उठता है और अपने दूसरे हाथ से सिक्योरिटी गार्ड के तलवार मारता है। युनसू ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इधर तलवारबाज सबको बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को वापस लिफ्ट के अंदर ले जाता है और उससे फाइट करता है। तलवारबाज यहाँ काफी जख्मी हो जाता है, इसीलिए अब वो सबसे कहता है कि आग के बॉम्ब को अंदर फेंको। तलवारबाज अपनी जान सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार था। सभी लोगों को काफी दुख हो रहा था। फायर फाइटर लड़की भी कुल्हाड़ी लेकर आ चुकी थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती। तभी उन्योग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लिफ्ट में आग का बॉम्ब फेंकता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड और तलवारबाज दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। अब कुछ समय बाद सभी मिलकर तलवारबाज को उन्हें आंटी की बेटी के पास दफना देते हैं। जीसू अब ठीक हो चुकी थी और वो यहीं खड़ी होती है। उसने फिर से अपने एक और करीबी दोस्त को खो दिया था, जिससे उसे काफी दुख हो रहा होता है। तभी उन्यू उसके पास आकर उसे संभालती है। उन्यू जीसू को उस तलवारबाज की वही तलवार देती है और उसे कहती है कि अपने आप को संभालो। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडा तलवारबाज की कब्र के पास बैठा था और उसे याद कर रहा था। यहाँ अब कुछ दिन बीत जाते हैं। बुड्ढे अंकल की वाइफ खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री ऑफिसर उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे जो अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोकने में कामयाब हो चुके हैं। अब ये सभी लोग जिनसू के शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहीं गिलस्योब फायर फाइटर को बताते हैं कि इस बिल्डिंग के नीचे एक बंकर या फिर एक टनल है और हमें उसे ढूंढना चाहिए ताकि हम सब वहाँ छुप सकें, नहीं तो मॉन्स्टर्स की वजह से लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अब ये लोग बातें कर रहे थे, तभी वो छोटा बच्चा गिलस्योब से कहता है कि यहाँ कोई आ रहा है। गिलस्योब देखते हैं कि सच में इनकी तरफ कोई आ रहा है। गिलस्योब फायर फाइटर से कहते हैं कि इन हालातों में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाकर छुप जाओ। इसके बाद वो सभी लोग डायरेक्ट इनकी बिल्डिंग में ही आ जाते हैं। ये सभी गुंडे थे जिनके पास बंदूकें भी होती हैं और ये लोग उसी सोल्जर को पकड़ने आए थे। इनका बॉस उसे पकड़ता है और फिर दूसरे लोग उसके अंगूठे को काटकर एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। इसलिए इनका बॉस इस सोल्जर को मारकर अपने आदमियों से कहता है कि देखो यहाँ कौन कौन सोल्जर छुपे हैं। यहाँ सभी लोग इनसे काफी डरे हुए थे। तभी सांगवोक यानी कि अच्छा गुंडा दो आदमियों को देखता है, वो वहीं छुप जाता है। इसी दौरान गिलस्योब बाहर आते हैं और वो सांगवोक को बचाने के लिए उन दोनों गुंडों की बेइज्जती मारते हैं, जो सुनकर वो दोनों गुंडे गिलस्योब को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। ये सभी गुंडे सभी लोगों को पकड़कर उन्हें एक गोले में डाल देते हैं और जो भी गोले से बाहर जाता है ये लोग उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। यहाँ बाकी सब कुछ भी नहीं कर पाते। इधर फायर फाइटर एक गन उठा लेती है। यहीं एक गुंडा जीसू को देख लेता है, वो जीसू को टॉर्चर करने लगता है। तभी उसका एक साथी ओम योंग उससे कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। यहीं इनका बॉस सबसे कहता है कि हमसे मत डरो, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। उन्योग इनके बॉस से बात करता है और कहता है कि हमें बताओ तुम लोग कौन हो और पहले तुम कहाँ थे। उनका बॉस उन्योग से कहता है कि यहाँ आने से पहले हम लोग एक चर्च में थे जहाँ पर कई सारे लोग थे, लेकिन वो सब मर चुके थे और उन्हें किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा था, बल्कि उन लोगों ने खुद ही एक दूसरे को मार दिया था।
इनका बॉस कहता है कि हमें मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में इंसान इन मॉन्स्टर से भी बड़े मॉन्स्टर हैं। अब तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है। इनका बॉस उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला या नहीं। वो आदमी कहता है कि मुझे एक लड़की मिली है। अब इनका बॉस ओमियोंग को लेकर कहीं चला जाता है। इधर ओनियोक युनसू और ओनियो से कहता है कि इनके पास कई सारी बंदूकें हैं, इसलिए हमें बचने के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। अब वहीं वो फायर फाइटर इन लोगों से छुपकर बच रही थी। तभी संगवुक 2 आदमियों के सामने गन लेकर आता है, लेकिन उसे गन चलाना नहीं आती थी, इसलिए वो इन दोनों को हाथों से मारता है। तभी फायर फाइटर सामने आकर उसकी मदद करती है। फिर फायर फाइटर उससे वो गन ले लेती है और संगवुक को एक कुल्हाड़ी देती है। इधर इन गुंडों के बॉस को ये पता चल चुका था कि ओनियोक इन सब का लीडर है और उसके बनाए प्लान की वजह से ही ये सब अब तक जिंदा हैं। इसलिए इनका बॉस ओनियोक से कहता है कि इन सबको छोड़ो, मेरी टीम में शामिल हो जाओ। ओनियोक इनकी टीम में शामिल हो जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक लेडी इन्फेक्टेड है जो कि मॉन्स्टर बन सकती है। ये लोग तुरंत ही उन्हीं लेडी के पास जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये आंटी मॉन्स्टर बन सकती हैं, इसलिए इनका बॉस उन आंटी को गोली मार देता है, जिससे वो यहाँ मर जाती हैं। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। उधर फायर फाइटर और संगवुक उसी छोटे बच्चे को बचाते हैं जो कि यहाँ छुपा बैठा था। अब तभी इन्हें फिर से वही ग्रीन चीज दिखती है जिसने पहले युनसू को बचाया था। वो लड़का कहता है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए इसे छोड़ दो। अब ये ग्रीन मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। फिर फायर फाइटर और संगवुक बाकी सबको बचाने का प्लान बनाते हैं। फायर फाइटर उनके एक आदमी को गोली मारती है, जिससे कुछ गुंडे उसके पीछे भागते हैं। तभी ओनियोक भी उनके बॉस को पकड़ लेता है। युनसू दूसरे आदमी से फाइट करता है और सभी लोग बाकियों को पकड़कर मारने लगते हैं। इधर संगवुक फायर फाइटर के पीछे आ रहे एक आदमी के सामने आता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। तभी एक और आदमी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बचकर उस आदमी को भी मार देता है। वहीं वो फायर फाइटर 2 आदमियों को एक स्टोर में लॉक कर देती है, लेकिन बाहर इनका बॉस अपने आप को छुड़ाकर युनसू को एक गोली मारता है और ओनियो को गन पॉइंट पर लेकर सभी लोगों को फिर से रोक देता है। मगर फिर यहाँ वही लेडी आ जाती है और वो अब मॉन्स्टर बन चुकी थी। वो इनके एक आदमी को मार देती है, मगर उनका खुद पर अब काबू नहीं था। वो ओनियो को भी मारने वाली थी। तभी युनसू बीच में आ जाता है। युनसू को ना चाहते हुए भी उन आंटी को मारना पड़ता है, जिससे युनसू को काफी दुख होता है। अब यहाँ युनसू भी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ बेहोश हो जाता है। तभी गुंडों का बॉस देखता है कि युनसू के जख्म खुद ही ठीक हो रहे हैं। इससे वो समझ जाता है कि युनसू बाकी सबसे खास है, इसीलिए वो उन आंटी की बॉडी में आग लगवाकर उन्हें जलवा देता है और युनसू को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। तभी वही रेड जैकेट वाला गुंडा यहाँ आता है और यूरी को अपने साथ जीसू के पास ले जाता है। वो उसके साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन जीसू उस पर हमला कर देती है। तभी वो गुंडा जीसू के जख्म पर कई सारे मुक्के मारता है, जिससे जीसू वहीं गिर जाती है। मगर यूरी पीछे से आकर उस गुंडे को तलवार से मार देती है। लेकिन अब यूरी की तबीयत यहाँ खराब होने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यहाँ जीसू उसकी मदद करने की हालत में नहीं थी। तभी यहाँ संगवुक आ जाता है और वो यूरी को उसका इनहेलर देता है, जिससे वो वापस ठीक से सांस लेने लगती है। बाहर फायर फाइटर एक आदमी को गोली मारकर सबको छुड़ा लेती है। फिर ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक और आदमी गन लेकर इनके सामने आ जाता है, मगर ये सभी लोग उससे फाइट करते हैं और फायर फाइटर उसे भी गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देती है, जिससे यहाँ सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर यहाँ दूसिक को नोज ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि अब दूसिक भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ इन गुंडों का बॉस युनसू को बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। वो युनसू को यहाँ से नीचे फेंकने वाला था, लेकिन युनसू उठकर नीचे जाने के दरवाजे को बंद कर देता है ताकि कोई भी वापस नीचे ना जा पाए। युनसू की हिम्मत देखकर गुंडों का बॉस उसे मारने वाला था, मगर तभी ओमियोंग अपने ही बॉस को पकड़ लेता है और उसे मारकर यहाँ से नीचे फेंक देता है। तभी एक आदमी उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ओमियोंग उस आदमी को भी मार देता है। फिर ओमियोंग एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है। ओमियोंग हिंसू के पास आता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ। अब तभी हेलीकॉप्टर से मिलिट्री वाले पूरे शहर पर कई सारे पेपर्स फेंकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जो भी स्पेशल इन्फेक्टी की खबर देगा उसे पूरी सुरक्षा के साथ सेफ्टी कैंप में ले जाया जाएगा। ओमियोंग ये देखकर युनसू से कहता है कि अब तुम्हारे साथी भी तुम्हें पकड़वा देंगे। यहीं इन गुंडों में से बचा हुआ एक आदमी भागकर नीचे आ जाता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों मॉन्स्टर एक जैसे हैं। यह आदमी सबको वही पेपर दिखाकर कहता है कि हमें मिलिट्री को उनके बारे में बताना होगा। अब तभी युनसू और ओमियोंग लिफ्ट से नीचे आने लगते हैं। यहाँ सब अपने आप को बचाने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं, लेकिन जब युनसू और ओमियोंग नीचे आते हैं तो युनसू सबसे कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए इसे छोड़ दो। सभी लोग युनसू की बात मान जाते हैं। यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन ओमियोंग यहीं रुकता है। वो युनसू के साथ रहता है और उसे भड़काने लगता है। वो युनसू से कहता है कि इंसान और हम एक साथ नहीं रह सकते। वो कहता है कि मुझे मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझ पर कई दिनों तक एक्सपेरिमेंट किए ताकि मेरे अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल जाए, लेकिन मेरे अंदर से कोई भी मॉन्स्टर नहीं निकला, क्योंकि असल में मेरे अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि मैं खुद ही मॉन्स्टर हूँ और तुम भी मेरे ही जैसे हो, और इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ नहीं रह सकते। ओमियोंग हिंसू को भड़काता है, लेकिन शुरू में युनसू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, मगर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुछ लोग उसी ग्रीन मॉन्स्टर को मार रहे हैं, ये सोचकर कि ये मॉन्स्टर बाद में इनके लिए खतरा बन जाएगा। अब ये देखकर युनसू को ओमियोंग की बातें ठीक लगने लगती हैं। यहीं ओनियो और ओनियोक ये सब समझ जाते हैं। ओनियोक युनसू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब युनसू उससे बात करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं आपसे तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा।
ये कहकर युनसू यहाँ से चला जाता है। फिर ओमयोंग ओनियुक और फायर फाइटर को बताता है कि मिलिट्री ने एक प्लान बनाया है। ओमयोंग बताता है कि अगर मिलिट्री ऑफिसर्स ये पता लगाने में नाकाम रहे कि कौन सा इंसान आगे चलकर मॉन्स्टर बनने वाला है, तो वो लोग उन सभी एरियाज को बॉम्ब से उड़ा देंगे जिन पर इन्हें शक होगा। अब ये जानकर ओनियुक और फायर फाइटर चौंक जाते हैं। इसके बाद फायर फाइटर ओनियुक को वही डिवाइस दिखाती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हम इससे मिलिट्री को यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन ओनियुक मिलिट्री को यहाँ बुलाने या ना बुलाने का फैसला फायर फाइटर पर ही छोड़ देता है। लेकिन एक आदमी इनकी सारी बातें सुन लेता है और वो काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो उसी डिवाइस को चुराकर उसमें लगा बटन दबा देता है, जिससे मिलिट्री को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। यहीं गिलस्योब को वो जगह मिल जाती है जिसके नीचे से यहाँ से निकलने की एक टनल बनाई गई थी, इसीलिए गिलस्योब यहाँ अब खुदाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसिक इन्फेक्टेड हो चुके थे, इसीलिए वो सबसे दूर एक तरफ बैठे हुए थे। अब कुछ समय बाद सांगवुक देखता है कि यूरी का इनहेलर खत्म हो चुका है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यूरी को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन बीच में ही ओमयोंग उसे रोक देता है और युनसू से कहता है कि ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन जब युनसू देखता है कि सांगवुक यूरी के लिए इनहेलर लेने जा रहा था, तो वो सांगवुक को जाने देता है। तभी ओमयोंग समझ जाता है कि युनसू मेरे जैसा नहीं है। ओमयोंग यूरी को गोली मारता है और युनसू को दूर फेंक देता है। फिर ओमयोंग अपनी गन से यहाँ सबको शूट करने लगता है, जिससे यहाँ कई सारे लोगों को गोलियां लग जाती हैं। तभी फायर फाइटर बंदूक लेकर आती है और ओमयोंग के कई सारी गोलियां मारती है, लेकिन ओमयोंग को उनसे कुछ भी नहीं होता। ओमयोंग फायर फाइटर को यहाँ मारने वाला था, लेकिन युनसू उसे धक्का देकर दूसरी तरफ ले जाता है। मगर ओमयोंग यहाँ युनसू को मारने लगता है। वो युनसू से कहता है कि तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो एक औरत को मारकर पछता रहे थे। ओमयोंग कहता है कि सच तो यह है कि तुमने किसी औरत को नहीं मारा, बल्कि वो पहले ही मर चुकी थी और उनकी बॉडी के अंदर मैं चला गया था, जिसके बाद वो बॉडी जब जल रही थी तो मैं वापस अपनी बॉडी में आ गया। अब ये जानकर युनसू को काफी गुस्सा आता है। युनसू अपने अंदर के मॉन्स्टर को अब कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका एक हाथ एक मॉन्स्टर के हाथ में बदल जाता है और युनसू ओमयोंग को उस हाथ से पकड़ लेता है, जिसके बाद ओमयोंग की पूरी बॉडी पिघल जाती है और ओमयोंग यहीं मर जाता है। लेकिन युनसू यहाँ बेकाबू हो चुका था। तभी दूसिक युनसू के पास आकर उसे गले लगाते हैं और उसे शांत कराते हैं। युनसू फिर से इंसान बन जाता है, लेकिन अब दूसिक की यहाँ डेथ हो जाती है। युनसू भी यहीं बेहोश हो जाता है। बाहर सोंगवुक यूरी के साथ था, लेकिन अब यूरी भी यहाँ मर जाती है। वहीं गिलस्योब पूरे जी जान से यहाँ खुदाई कर रहे थे ताकि वो टनल को ढूंढ सकें। अब जब यहाँ युनसू को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। युनसू की याददाश्त चली गई होती है। युनसू किसी को भी नहीं पहचान पाता और एक तरफ जाकर बैठ जाता है। यहीं कुछ समय बाद गिलस्योब की भी डेथ हो जाती है। फायर फाइटर अपने मरे हुए साथियों को दफनाने के लिए उसी जगह पर ले जाती है जहाँ गिलस्योब खुदाई कर रहे थे। यहाँ फायर फाइटर थोड़ा और खोदती है तो इन्हें वही टनल मिल जाती है जिसे गिलस्योब इतने समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी टनल से नहीं जाता। यहीं हम देखते हैं कि ओमयोंग अब भी जिंदा था और वो एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। फिर रात में मिलिट्री यहाँ आकर इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और इन सब से कहती है कि स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें सेफ्टी कैंप में ले जाएंगे। अब यहाँ युनसू खुद ही बाहर जाने लगता है। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम बाहर मत जाओ। युनसू को यहाँ कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो इनकी बात मानकर यहीं रुक जाता है। तभी बाहर से मिलिट्री ऑफिसर्स इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ये सब तुरंत उसी टनल में जाकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उनियो देखती है कि युनसू इनके साथ नहीं आ रहा। उनियो वापस जाने लगती है, लेकिन उसका भाई उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, मैं युनसू को लेकर आता हूँ। उनियो वापस जाने लगती है। यहाँ युनसू बाहर जा रहा था। उनियो उसके पास आकर उससे कहता है कि रुक जाओ, लेकिन युनसू बाहर चला जाता है। वो मिलिट्री ऑफिसर्स की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ अब इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है और उनियोक अब भी इसी बिल्डिंग में बैठा था। उसे भी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है और ऐसा लगता है कि उनियोक भी मर गया। अब नीचे टनल में सभी लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। इधर युनसू भी मिलिट्री ऑफिसर्स की तरफ जा रहा था, जो देखकर मिलिट्री ऑफिसर्स उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी युनसू को सब कुछ याद आने लगता है और ऐसा लगता है कि युनसू की याददाश्त अब वापस आ गई है। अब सीन यहीं कट हो जाता है और हम 30 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वो सभी लोग टनल में फंस चुके थे। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसी पेट वाली लेडी का पेट यहाँ आता है और सबको एक जगह पर ले जाने लगता है। सभी उसका पीछा करते हैं और इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। ये सब बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर इनके सामने मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं। वही ऑफिसर फायर फाइटर को पहचान लेती है। इसके बाद वही आदमी उस लेडी से कहता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। फिर मिलिट्री ऑफिसर्स इन सभी लोगों को सेफ्टी कैंप में ले जाने लगते हैं, लेकिन फायर फाइटर अब मिलिट्री ऑफिसर्स में शामिल हो जाती है और उसे एक मिशन दे दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ये पूरा शहर तबाह हो रहा है। इसके बाद हम फिर से युनसू को देखते हैं, जो कि किसी के साथ गाड़ी में होता है। युनसू को होश आता है और वो देखता है कि सांगवुक यानी कि उसी गुंडे ने जो कि इनके साथ था, उसने युनसू को मिलिट्री ऑफिसर से बचा लिया है और वो युनसू को अपने साथ ले जाता है। और इसी एंडिंग के साथ स्वीट होम का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये थी स्वीट होम सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल, इसका सेकंड सीजन भी जल्दी ही आने वाला है, तो अगर आप उसे भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा
ताकि जब भी इसका सेकंड सीजन अपलोड हो तो आप उसे देख सकें। खैर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।